Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our question answer from thermodynamics. प्यारे बच्चे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। बच्चे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस, उसके बाद आपका काम रहेगा कि उन्हें रिवाइज करना और साथ में 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना। चलिए बच्चे, सेशन को शुरू करें। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने अपने कौन कौन से टॉपिक है जिनको डिस्कस कर लिया है ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेसिस, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वो क्या कौन कौन से रहेंगे? तो आपने लेक्चर नंबर 1 में थर्मोडायनामिक टर्म के बारे में डिस्कस किया है। टाइप ऑफ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, यानी कि थर्मोडायनामिक्स के जितने भी एप्लीकेशंस बनते हैं वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे। थर्ड है कैलोरीमेट्री एंड रिएक्शन एंथैल्पी, जिनको लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कंप्लीटली कवर कर लिया था विद द एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट है एंथैल्पी और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस की क्या क्या एंथैल्पी हो सकती है, एंथैल्पी का क्या प्रोग्रेशन रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। एंड गाइस, लास्ट हमने स्पॉन्टेनिटी, गिफ्ट एनर्जी, चेंज एंड इक्विलिब्रियम को लास्ट कंसेप्ट्स के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब प्यारे बच्चे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पर बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा उसका आंसर भी है। चलिए देख लेते हैं क्या है। चूज द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है? एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। लिखा हुआ है अ थर्मोडायनामिक स्टेट जंक्शन इज अ क्वांटिटी। जो आपकी थर्मोडायनेमिक है वो आपकी स्टेट फंक्शन क्वांटिटी है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज, क्योंकि इससे हीट चेंज को हम लोग देखते हैं, इसी वजह से ये एक स्टेट फंक्शन है। दूसरा बोला कि हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की वैल्यू है वो कंप्लीटली पाथ से इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से ये आपका स्टेट फंक्शन है। थर्ड आपको बोला गया यूज टू डिटरमाइन प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, कि ये आपके प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क को डिटरमाइन करती है, इसलिए हमारी जो थर्मोडायनामिक है वो एक स्टेट फंक्शन है। एंड लास्ट आपको बोला गया उस वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, क्योंकि हमारी जो थर्मोडायनामिक की वैल्यू है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो गाइज, अब आप एक चीज समझो, मैं आपको इसको सही आंसर, आप देखो आंसर तो मैंने दे दिया, बट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज, थर्मोडायनामिक इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा होता है? जो आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वेरी करता है, यानी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। एक पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो इनके बीच में जो आपका लाई करे वो आपका स्टेट फंक्शन या स्टेट जंक्शन कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? स्टेट फंक्शन कहलाता है। बट अगर वही चीज आपकी पाथ पर डिपेंड करे, किस पर? पाथ पर डिपेंड करे, तो गाइज ये आपका कहलाता है पाथ फंक्शन। क्या कहलाता है? पाथ फंक्शन। क्लियर? ध्यान रहेगा। तो ये था हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। नेक्स्ट देखो, तो गाइस आपका सही आंसर क्या होगा? हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी जिसकी वैल्यू आपके पास से इंडिपेंडेंट होती है। ये सिर्फ आपके दो स्टेट पर डिपेंड करती है, प्राइमरी स्टेट और फाइनल स्टेट पे। यूज टू डिटरमाइन प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क, कि ये आपके प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क को डिटरमाइन करती है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन है। तो गाइज ऐसा नहीं है, और भी वेरिएबल्स होते हैं जिस पर ये आपका थर्मोडायनामिक डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हुज वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। तो नहीं गाइज, ये आपके 4 वेरिएबल्स होते हैं जिन पर आपका 4, इवन 5 कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल को मिलाकर आपके टोटल 5 वेरिएबल्स होते हैं जिन पर हमारा थर्मोडायनामिक लाई करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर द एडियाबैटिक प्रोसेस। गाइज, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि जिसमें, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, जिसमें आपकी एनर्जी ना तो बाहर सराउंडिंग में जा पा रही है और ना ही सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम के अंदर आ पा रही है। तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। द करेक्ट कंडीशन इज, तो हमारी इसके लिए करेक्ट कंडीशन क्या होगी? गाइज आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो आपका नहीं होता, यानी कि बाहर की हीट अंदर नहीं जाती, अंदर की हीट बाहर नहीं जाती, यानी कि Q की वैल्यू 0 होती है। तो आप लिख सकते हो Q इजकल टू 0 या फिर डेल्टा Q इजकल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट विद देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, कि आपके सभी एलिमेंट के लिए जो इंथैल्पी की वैल्यू है उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है द इंथैल्पी फॉर ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस पहला ऑप्शन है यूनिटी, दूसरा है 0, तीसरा है लेस देन 1 और डिफरेंट टू ईच अदर, डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। अब देखो जो हमारी इंथैल्पी की वैल्यू है, ठीक है, सभी एलिमेंट के लिए उनकी स्टैंडर्ड, अगर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है यूनिटी, 1, 0 और डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट, तो इन सभी में आपकी कौन सी सही वैल्यू होगी। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना हमारे जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, इंथैल्पी की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इंथैल्पी किसके बराबर होती है। तो गाइज जो आपकी इंथैल्पी की स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो आपकी हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। बट जब आप बात करते हो स्टैंडर्ड स्टेट की तो फिर आपका ये 0 होती है। स्टैंडर्ड स्टेट इसकी 0 होती है, बाकी अलग अलग रिएक्शन की इंथैल्पी अलग अलग होती है। क्लियर। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डेल्टा यू ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन इज, जो आपका डेल्टा यू नॉट है उसमें जो मीथेन का कंबस्टन है वो -x किलो जूल मोल इनवर्स है। क्या है, -x किलो जूल मोल इनवर्स है। तो आपको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालनी है। गाइज हमको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया है डेल्टा यू नॉट ग्रेटर देन डेल्टा यू नॉट, सॉरी लेस देन डेल्टा यू नॉट, ग्रेटर देन डेल्टा यू नॉट या फिर आपका 0। तो अब इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले बोला गया कंबस्टन ऑफ मीथेन, तो हमें क्या करना है मीथेन की कंबस्टन के रिएक्शन लिखनी है। तो CH4 को जब हमने O2 के प्रेजेंस में हीट किया तो गाइज आपका CO2 और H2O बना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। गाइज अब देखो आप नंबर निकालोगे, डेल्टा Ng निकालोगे तो क्या होगा 1 - 3 है ना, 1 - 3 यानी कि -2। क्या होगा -2। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, डेल्टा एच नॉट बराबर हो जाएगा डेल्टा यू नॉट प्लस NgRT, प्लस NgRT। तो डेल्टा यू नॉट आपने Ng की वैल्यू लगाई तो यानी कि माइनस में गई तो -2RT। क्लियर। तो गाइस आपको क्या पता चला कि जो आपके डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है वो डेल्टा यू नॉट से कम है। क्या है, डेल्टा यू नॉट से कम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट डाई नाइट्रोजन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर मीथेन का, ग्रेफाइट का, डाई नाइट्रोजन का जो आपकी इंथैल्पी वैल्यू है वो है आपकी 890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और ग्रेफाइट की है 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। वहीं पर अगर देखा जाए डाई नाइट्रोजन की तो वो है आपकी 285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आपको ये बताना है कि हमारे जो इंथैल्पी फॉर्मेशन है ना, क्या इंथैल्पी फॉर्मेशन किसके लिए, CH4 के लिए, CH4 के लिए जो हमारा इंथैल्पी फॉर्मेशन है वो कितना होगा। गाइस आपके ऑप्शन दिए हैं -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, 52.27 किलो जूल मोल इनवर्स, 74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, 52.26 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपके 4 इसके ऑप्शन है। तो गाइस देखो क्या आंसर आएगा। अब देखो हमने कुछ रिएक्शंस आपके लिए दिए हैं। देखो वैल्यूज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। क्या क्या दिया है कि जो आपका CH4 है जब ये O2 के साथ कंबस्ट किया जाता है तो CO2 और H2O देता है, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी 890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या जाएगी 890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। वहीं पे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, कंबस्ट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और डेल्टा H की वैल्यू होती है 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या होती है 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स।
नेक्स्ट देखो 3, जब H2 को हाफ ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो आपकी वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। और हमारी इंथैल्पी कितनी क्वेश्चन में दी हुई है? -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स इसकी इंथैल्पी दी है। अब देखो हमें क्या करना है इन क्वेश्चन, अब इक्वेशन देखो जरा आप, हम इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दें, कैसे? इक्वेशन 2 प्लस दूसरी इक्वेशन का दोगुना, ठीक है, और उसको माइनस कर दे किससे? इक्वेशन 1 से। किससे? इक्वेशन 1 से। तो हमारे डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है डेल्टा FH क्या होता है? डेल्टा FH होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा FH क्या होता है? डेल्टा H माइनस डेल्टा F ऑफ प्रोडक्ट और माइनस डेल्टा FH माइनस रिएक्टेंट, है ना? तो अगर आप इसको करोगे माइनस तो आपका क्या आ जाएगा? देखो आपने वैल्यूज को पुट करना शुरू किया तो 393 आपको दी हुई है वैल्यू, ठीक है, प्लस 2 इंटू 285.8 माइनस आपने क्या कर दिया? पूरा रिएक्टेंट की वैल्यू को माइनस कर दिया, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई? -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स इसकी इंथैल्पी आ गई। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक रिएक्शन है A B जो कि C और D प्रोडक्ट दे रही है, जिसमें आपका जो एनर्जी है वो है Q, इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, जो कि आपके पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज को शो कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि रिएक्शन विल बी, आपकी रिएक्शन कैसी होगी आपको ये बताना है। देखो रिएक्शन हो रही है A B, आपके रिएक्टेंट है जो कि C और D में बदल रहे हैं, और इसमें जो हीट आपकी है वो है Q, ठीक है, यानी एंट्रोपी चेंज आपका क्या है? पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज आपका क्या है? एंट्रोपी चेंज है आपका पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज आपको क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज आपको क्या दिखा रहा है ये आपको बताना है कि पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, कि ये जो आपकी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है ये कब होगा? जब आपका टेम्परेचर हाई होगा या फिर जब आपका टेम्परेचर लो होगा। थर्ड है आपका नॉट पॉसिबल एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होगा, या फिर पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल हो सकता है। तो गाइज ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है एक्सोथर्मिक हो रही है, मतलब कि कोई भी टेम्परेचर हो उस पर आपकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो सकता है। इसका कोई भी आपका ऐसा रीजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रिएक्शन, एक प्रोसेस है आपके सामने। इन द प्रोसेस कि क्या लिखा हुआ है? 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। आपकी 701 जूल जो हीट है वो आपके सिस्टम से एब्जॉर्ब की जा रही है, और आपसे बोला गया है कि 394 जूल ऑफ वर्क इज डन, कि जो आपका 394 जूल है वो आपका कार्य हो रहा है किसी सिस्टम के द्वारा। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, है ना? आपको क्या बताना है? प्रोसेस के द्वारा जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज Q इज इक्वल टू 301 जूल। अगर आपका जो सिस्टम द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो कितनी है? 701 जूल, ठीक है। अब है कि हमारा जो वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा, उसकी हीट कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है? वो कितनी है? 394, यानी कि इंटरनल एनर्जी आपकी आ गई 394, ठीक है। क्या आ गई? 394। तो आपने क्या किया? डेल्टा W बराबर Q प्लस W में वैल्यू को पुट किया, तो Q की वैल्यू आ गई 701, W की वैल्यू आ गई 394। तो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? 307 जूल। क्या आएगा? 307 जूल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ साइनामाइड। एक रिएक्शन हो रही है साइनामाइड की NH2CN विद डाई ऑक्सीजन। किसके साथ में? डाई ऑक्सीजन was carried out in a bomb कैलोरीमीटर। और ये आपका किस में कैरिड आउट हो रहा है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये कैरिड आउट किया जा रहा है, ठीक है। एंड डेल्टा U was found to be -742.7। जो आपके डेल्टा U की वैल्यू है वो कितनी है? डेल्टा U की वैल्यू है -742.7 किलो जूल इनवर्स। क्लियर? कितने टेम्परेचर पर? 298
केल्विन पर। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है इंथैल्पी चेंज। क्या आएगी इंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन के लिए? तो गाइज देखो जरा, NH2Cn जब आपका रिएक्शन करता है किसके साथ? 3Y2O2 के साथ, है ना। मैं रिएक्शन को उसको प्रॉपर लिख दूं, NH2Cn जब आपका रिएक्शन करता है 3Y2O2 के साथ में, तो आपका क्या बनता है? N2CO2 और H2O के कुछ मोल्स बनते हैं। अब गाइस देखते हैं रिएक्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। डेल्टा U की वैल्यू दी है 742.7 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। डेल्टा Ng का मान क्या दिया है? 2 माइनस, है ना, क्योंकि O2 है तो 2 माइनस 3/2 यानी कि +1/2। अब देखो R की वैल्यू हमको पता ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। गैस कांस्टेंट का अपने लिख दिया 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स। T की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन उठानी है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U NgRT, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो डेल्टा H बराबर क्या है? डेल्टा U की वैल्यू हमने लिख दी 742 किलो जूल इनवर्स, ठीक है। Ng की वैल्यू आपने लिख दी 1/2 मोल, ठीक है। और RT की वैल्यू R हो गया 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर हो गया 298। गाइस जब इसको आप सॉल्व करोगे, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? 741.5 किलो जूल। क्या आएगा? -741.5 किलो जूल इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट। क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर, जो कि आपके टेम्परेचर राइज के लिए रिक्वायर्ड है। कितने टेम्परेचर के लिए? 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के। और टेम्परेचर आपका कितना है? 35 डिग्री है और उसको हमें 55 डिग्री सेल्सियस लेकर आना है। तो हमें कितना हीट जरूरी होगा, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी देने के लिए? गाइस क्या दिया हुआ है? मोलर कैपेसिटी हीट की दी हुई है, जो कि है 24 मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स के इनवर्स आपके क्या है? हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है एल्यूमिनियम की। अब देखो नंबर ऑफ, पहले मोल निकालेंगे एल्यूमिनियम के, कितने आ गए? 60 ग्राम आपका क्वांटिटी है और उसमें आपने माइनस कर दिया, अपॉन कर दिया 27, तो आपका आ गया 22.22 मोल। क्या है? 2.22 मोल, ठीक है। हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है? हीट कैपेसिटी है आपकी एल्यूमिनियम की 24 मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। अब टेम्परेचर का राइज पूछा गया है, तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे? 55 में से T2 में से T1 को माइनस कर दोगे, यानी कि 20 केल्विन, ठीक है। क्या आएगा? 20 केल्विन। अब देखो हीट इन्वॉल्व Q CMT। अब आपको क्या करना है? हीट इन्वॉल्व करनी है किसकी? CMT की। ये फॉर्मूला क्या है? Q बराबर CMT। तो इससे आपने हीट इन्वॉल्व करनी है एल्यूमिनियम की। अब देखो C आपकी वैल्यू दी 24, M की वैल्यू अभी निकाली 2.22 और साथ में T की वैल्यू आपने निकाली है जो कि है 20 केल्विन। अब इसको जो आपने पुट किया तो गाइस आपकी वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 165.6 जूल, यानी कि 1.67 किलो जूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन फ्रीजिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस, ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका डेल्टा है, जो आपका डेल्टा एच है वो क्या होगा? डेल्टा एच बराबर 6.03 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, कितने पर? 0 डिग्री पर। और सीपी की वैल्यू क्या होगी? 75.3 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? तो गाइस सीपी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 36.8 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आप इसका 10 सेकंड का टाइम लो और जरा इसे ट्राई करके देखो। 10 सेकंड के टाइम में आप इसे एक बार ट्राई करके देखो जरा। कुछ समझ में आया कैसे होगा? देखो तो गाइज ये देखो मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन लगाया हुआ है। क्या सॉल्यूशन है? देखो जरा एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको क्या किया हुआ है? एंथैल्पी चेंज पता करना है। किसका? वाटर का।
इंथैल्पी चेंज पता करना है वाटर का। अब देखो पहले हमने क्या किया, इसकी एक रिएक्शन लिख दी कि 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसकी एंथैल्पी चेंज कितना हुआ है, -10 डिग्री सेल्सियस पर आपका मिला, यानी कि इसको आपने क्या किया, वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो एंथैल्पी में चेंज हुआ है। अब गाइज इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो आप इससे ऐसे रिएक्शन कर लो, या फिर इस पूरी रिएक्शन को, इस रिएक्शन को निकालने के लिए ये कौन सा प्रोसेस अपनाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है, मतलब इसने 3 बार चेंज किया एंथैल्पी में। तो H2O ने पहले अपनी डेल्टा H1 एंथैल्पी को चेंज किया तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो यानी कि टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये इसने लिक्विड से जब ये सॉलिड स्टेट में गया तो इसने क्या किया, H2 एंथैल्पी चेंज गेन किया। अब गाइस जब ये H2 से सॉलिड से ये आपका जब नेक्स्ट अपनी सॉलिड स्टेट में गया -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका गया है आपका माइनस डेल्टा H, मतलब यानी कि थर्ड अपना एंथैल्पी चेंज को इसने गेन किया। इन 3 एंथैल्पी चेंज के बाद आपकी एक कंप्लीट डेल्टा H आई, यानी कि गाइस हेज लॉ से क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3, इस पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी। तो गाइस अगर हम इन तीनों की वैल्यू रख रहे हैं तो हमको डेल्टा H की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि 75.3 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और ये आपके किसके बराबर होगी, 753 जूल मोल इनवर्स के बराबर होगी। क्लियर। इसी तरीके से डेल्टा H2 की बात करूं तो गाइस ये हो जाएगी -6.03 मोल किलो जूल मोल इनवर्स, और गाइस ये आपका हो जाएगा 6030 जूल मोल इनवर्स के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट देखो डेल्टा H3 में क्या हो रहा है, 36.8 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इसकी वैल्यू है। अब इसको जब आपने कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा -368 जूल मोल इनवर्स। अब इन तीनों वैल्यू को आप रख दो किसमें, इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, -753 -6030 -368। जब इनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी -5645, यानी कि 5645 जूल मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, डेल्टा H की, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.6 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। जो आपके कार्बन का कंबस्टन और इंथैल्पी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है 393.5 जूल मोल इनवर्स। क्या है, 393.5 जूल मोल इनवर्स है। तो आपको हीट को कैलकुलेट करना है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के लिए। कितना, 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कार्बन और ऑक्सीजन गैस के लिए जो आपकी हीट रिलीज हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इसमें जो आपकी हीट ऑफ कंबस्टन है, यानी कि कंबस्टन में जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा CH बराबर 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो अब देखना है हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2। जो आपका 44 ग्राम ऑफ CO2 है इसके फॉर्मेशन में हीट कितनी रिलीज होगी, तो गाइज वो आपकी इतनी ही तो रिलीज होगी, यानी कि 393.5 किलो जूल। क्लियर। अब हमसे पूछा गया कि अब ये बताओ कि जो हीट रिलीज हो रही है जब आपका 35.2 CO2 बनाया जा रहा है तो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 35.2 का, है ना, यानी कि 393.5 में आपने मल्टीप्लाई किया 35.2 का, और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 44 ग्राम, इससे आपने कर दिया डिवाइड, तो आपका क्या आ गया 35.2 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हीट रिलीज ऑफ फॉर्मेशन आ गया, यानी कि 314.8 किलो जूल इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, अब आपको एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है। क्या है, N2O4 जब 3CO से रिएक्शन कर रहा है तो N2O और CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, N2O CO2 बना रहा है। हमको क्या क्या दिया हुआ है गाइस, डेल्टा FH की वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यानी CO के लिए दिया है 110 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या दिया है, 110 किलो जूल मोल इनवर्स दिया है। इसी तरीके से
डेल्टा एच की वैल्यू यानी इंथैल्पी चेंज CO2 के लिए कितना दिया हुआ है, 393 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है N2O के लिए इंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है, 81 किलो जूल मोल इनवर्स। कितना दिया हुआ है, 81 किलो जूल मोल इनवर्स इसका इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। वहीं पर N2O4 के लिए बताओ, तो गाइज N2O4 के लिए दिया हुआ है 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स। कितना दिया है, 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स। तो गाइज अब देखो जरा, हमें पता है कि आपकी जो इंथैल्पी होगी रिएक्शन की वो किसके बराबर होगी, टोटल इंथैल्पीज के बराबर होगी। तो यस, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। 81 ठीक है प्लस 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय -93 क्योंकि आपकी CO2 की है। ऐसे 9.7 ठीक है, 9.7 N2O4 की, और साथ में आपने इसको ऐड कर दिया किससे, 3 CO से यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 110। तो गाइस जब इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 181 माइनस 1179 या फिर 81 माइनस 1179 माइनस 79 और माइनस 330 कर दिया। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 778 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या आएगी, 778 किलो जूल मोल इनवर्स। यानी कि कंप्लीट रिएक्शन का जो इंथैल्पी है वो कितना है, -778 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपको एक रिएक्शन दी हुई है और उसका इंथैल्पी चेंज रिएक्शन का दिया हुआ है। कितना है, वो आपका है -92.4 किलो जूल मोल इनवर्स। तो अब आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 गैस के लिए निकालना है। तो गाइस क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा H NH3 गैस के लिए क्या है, 92 अपॉन कर दोगे 2 है ना, तो बस आपने क्या किया, 92 जो वैल्यू उसको अपॉन कर दिया तो अब वैल्यू आ गई 46.2 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। आपको CH3OH का इंथैल्पी फॉर्मेशन निकालना है। तो अब इसमें कुछ रिएक्शंस आपको दिए, एक रिएक्शन दी हुई है कि जब आपका CH3OH 3Y2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 और वाटर दे रहा है। तो इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी है, 726 है। क्लियर। ऐसे कार्बन के जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और डेल्टा H की वैल्यू उसमें कितनी है, 393 -393 जो कि एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है। एक है H2 का जब रिएक्शन O2 से हो रहा है वाटर बन रहा है तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है -286 किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखो हमें जब तीनों की इंथैल्पीज दे दी है तो आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पहली रिएक्शन ये है, अब आपको क्या निकालना है, इस पूरी रिएक्शन का इंथैल्पी फॉर्मेशन यानी डेल्टा FH निकालना है। कैसे निकालोगे डेल्टा FH, तो देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, क्या बना, CO2 और H2O बना। अब आप इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, 393 माइनस प्लस 552, सॉल्व करने पर आ जाएगा 965। क्या जाएगा, 965 किलो जूल मोल इनवर्स। इसी तरीके से इस रिएक्शन के लिए देखो, तो गाइज आपने क्या करना है, दोनों की इंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके डेल्टा FH की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, He के लिए है 293 किलो जूल मोल इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस। एक रिएक्शन दी है, अब आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या है, CCl4 जब कार्बन के साथ रिएक्शन CCl4 को जब हीट किया जाएगा तो कार्बन और 4Cl बनेंगे। अब कैलकुलेट करना है CCl बॉन्ड क्लीवेज के लिए आपको इंथैल्पी चेंज। तो गाइज डेल्टा H0 CCl4 का कितना है, हमको वैल्यू दी 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। डेल्टा FH की वैल्यू दी है 135। डेल्टा AH0 की वैल्यू दी है 715। इसी तरीके से डेल्टा AH0 Cl2 के लिए वैल्यू दी है 224। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब हमको पहले कुछ रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी। जब CCl4 लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसकी एंथैल्पी चेंज है 30.5। ठीक है, जब आपका कार्बन Cl2 से रिएक्शन कर रहा है तो CCl4 में बदल रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो है 135.5 किलो जूल मोल इनवर्स। इसी तरीके से कार्बन जब गैस से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है
715, कितनी है 715। अब देखो Cl2 जब गैस से गैस मोल में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका है 242। क्लियर। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, एज यूजुअल हमको क्या निकालना है, टोटल डेल्टा एच निकाल देना है, यानी कि इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बस इन सबको क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच सबस्ट्रेट कर देंगे। क्लियर। तो बस हमने यही कर देना है। रिएक्शन देखो, इक्वेशन ये हो गई, माइनस कर दी किस में से, गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन में से। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, 715 प्लस 242 माइनस 30.5 माइनस 135.5। तो गाइस डेल्टा एच की वैल्यू आ गई 13.04 किलोजूल मोल इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बेंड एंथैल्पी ऑफ सी बॉन्ड Cl इन CCl4। CCl4 में बॉन्ड एंथैल्पी क्या आएगी, तो गाइस आपने क्या करना, 4 बॉन्ड टूटेंगे तो डिवाइड कर दोगे 4 से, यानी 13.4 को डिवाइड करोगे 4 से, 1304 को डिवाइड करोगे 4 से, यानी कि 326 किलोजूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि डेल्टा U इक्वल टू 0 के लिए आपका डेल्टा S क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, 0। इट डज नॉट एक्सचेंज एनी एनर्जी विद सराउंडिंग, ये किसी भी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करती। बट एंट्रोपी टेंड टू इंक्रीज, बट जो आपकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है किसके साथ में, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके डेल्टा एस की वैल्यू है वो ज्यादा होगी 0 से, यानी कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है 398 केल्विन पर। हमसे बोला गया है कि आपके दो ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू 40 किलोजूल मोल इनवर्स और डेल्टा एस की वैल्यू है आपकी 0.2 किलोजूल मोल इनवर्स। क्लियर। व्हाट इज द टेम्परेचर विल बी बिकम एट स्पॉन्टेनियस कंसीडरिंग डेल्टा एस एंड डेल्टा एच बी एट कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। अगर आपका डेल्टा एस यानी कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है, उसका वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के टाइम पर, तो आपको ये बताना है कि आपका चेंज क्या आएगा, है ना, या फिर टेम्परेचर रेंज किया जाएगा। तो गाइस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाएंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच TdS। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जी क्या है 0, तो आपकी डेल्टा एच क्या आ जाएगा, TdS आ जाएगा। तो T आपका किसके बराबर जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के, किसके, डेल्टा एच अपॉन एस से। अब T की वैल्यू निकाल लो, तो आपने T बराबर क्या रखना है, 400 अपॉन 0.2 किलोजूल, यानी कि 2000 केल्विन। क्या जाएगा, यानी कि 2000 केल्विन आ जाएगा। और यही आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर टेम्परेचर की रेंज होगी। क्लियर। किस पर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक रिएक्शन दी हुई है A और B जिसमें आपका प्रोडक्ट D बन रहा है। अब हमको डेल्टा U की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है जो है डेल्टा U नॉट 10.5 किलोजूल मोल इनवर्स और डेल्टा S की है 44.1 जूल केल्विन इनवर्स। तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा G नॉट, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट को कैलकुलेट करना है। गाइस क्या आएगा, डेल्टा H नॉट बराबर डेल्टा U नॉट NGRT में आप डेल्टा U की वैल्यू क्या रखोगे 10.5 किलोजूल और डेल्टा NG की वैल्यू 2 माइनस 3 यानी कि 1 मोल, है ना। अब अगर आप वैल्यूज को पुट कर रहे हो, R की वैल्यू को आपने पुट करना शुरू किया तो 8.314 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि T की वैल्यू क्या है 298 केल्विन दी हुई है। अब जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे यानी कि डेल्टा H नॉट को पुट करोगे तो कैलकुलेशन में क्या आएगा 10.5 किलोजूल प्लस -1 मोल मल्टीप्लाई कैलकुलेट को पुट वैल्यूज को पुट करते जाना। अब जब आपको सिंपल सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ रहा है 10.5 किलोजूल 2.478। जब इनको सॉल्व करोगे डेल्टा H नॉट यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी आ जाएगी 12.978 किलोजूल। क्लियर। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि आपकी जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है डेल्टा G नॉट बराबर डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S, यानी कि आपका टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज आप पुट करना शुरू करोगे। तो चलो डेल्टा G की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, डेल्टा H की वैल्यू है 12.978, T की वैल्यू 298 केल्विन, साथ में S की वैल्यू है 0.0
441 किलो जूल केल्विन इनवर्स। गाइज इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे रहने दिया, मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 13.112। जब आप इनको सॉल्व करोगे, माइनस प्लस का मतलब प्लस, जो कि आपकी वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि वैल्यू आएगी आपके प्लस में और आपका आंसर आएगा डेल्टा जी नॉट इजकल टू 0.164 किलो जूल। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें कि हमने अपने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया और टॉपिक को क्लियर किया। प्यारे बच्चे, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक उठानी है, वापस से खुद से क्वेश्चंस को लगाना है। सबसे पहले कंसेप्ट की वीडियो देखिए, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखिए, फिर खुद से एक बार क्वेश्चंस को लगाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ पॉलिश होगा, साथ में क्वेश्चंस पर और चैप्टर पर कमांड बनेगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।